हेलो एवरीवन। तो बच्चों ये सब जानते हैं कि CUT के एग्ज़ामिनेशन का विंडो ओपन हो गया है। एग्ज़ामिनेशन हमारा कब से कब तक होगा ये हम लोग को पता चल चुका है। हालांकि एग्ज़ामिनेशन की एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आई है कि किस सब्जेक्ट का किस कोर्स का एग्ज़ामिनेशन कब होगा, बट एग्ज़ामिनेशन विंडो हमें पता चल चुका है कि 15 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक हमारा एग्ज़ामिनेशन होगा। अब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर इतने कम टाइम में हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। अब इतने कम टाइम में स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग अब कैसे इतने कम टाइम में इस सिलेबस को अच्छे से मैनेज करें। जो भी हमारे पास सिलेबस बचे हैं, जो हमें बस टाइम बचा हुआ है, उसमें कैसे हम लोग मैनेज करें ताकि बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर हम पा सकें। और इसी लिए हम लोग आगे अपने चीज़ों को रीस्टार्ट करने के पहले आज के इस क्लास में कुछ डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस सिलेबस को कैसे मैनेज करें। जो बचे हुए वक्त है उसमें हम लोग अधिक से अधिक कैसे अपने सिलेबस को कम टाइम पूरा कर सकते हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें स्किप कर सकते हैं, क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब की बात हम लोग आज करेंगे। तो आज फिज़िक्स के दोनों बुक पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स को हमें कितने दिनों में कवर कर सकते हैं। हर चैप्टर को मैं डिस्कस भी करूँगा तुमको किस चैप्टर में कितने दिन देने चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन उसके हम लोग कर सकें। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मैं स्टार्ट करूँगा पार्ट 2 से। जो हमारी बुक है दो पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 2 से मैं शुरू करता हूँ। तो जो भी बच्चे इस वक्त +2 का एग्ज़ाम दे करके प्रिपरेशन में लगे हैं उनको एक बात समझनी होगी कि जो भी वो बोर्ड्स में पढ़े हैं टर्म 2 में पार्ट 2 में, वो उनको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हारे CUT एग्ज़ामिनेशन में। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो वहीं ड्रॉप लिए हैं, जो शुरुआत से पढ़ रहे थे, उनको भी घबराने की बात नहीं है। बहुत अच्छे से हम लोग पार्ट 2 को कवर कर सकते हैं। पार्ट 1 में जो हम लोग पढ़े हैं, जो बाकी है उसकी डिस्कशन हम करेंगे अभी, बट पहले पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और उन चैप्टर्स में से टॉपिक्स, चैप्टर सभी कंप्लीट करेंगे, हमको छोड़ेंगे हम लोग नहीं, लेकिन चैप्टर्स में टॉपिक्स की हम बात ज़रूर करेंगे। हम चैप्टर्स स्किप नहीं करेंगे, चैप्टर्स सब पढ़ना है। हाँ, उन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स है उसकी हम लोग बात करेंगे, क्या इसमें स्किप करना चाहिए सर। चैप्टर तो कोई हम लोग को छोड़ना नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग पर डिस्कशन कर लेते हैं कि यार कैसे मैनेज किया जाए ताकि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और अच्छा मार्क्स भी हमारा आ जाए। और बिलीव करो जो भी 15-20 डेज़ हमारे बच्चे हैं, इस 15-20 डेज़ में बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर सकते हैं अगर टू द पॉइंट होकर बात करें तो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले पार्ट 2 की बात करता हूँ कि पार्ट 2 में हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। तो फिज़िक्स में जब भी हम लोग पार्ट 2 बुक देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। तो मैं पहले चैप्टर ऑप्टिक्स में तुमको बताता हूँ कि ये टॉपिक्स इसमें तुमको कौन कौन से कवर करने हैं, ठीक है। चलो ऑप्टिक्स में अगर मैं तुमको बताऊँ तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स ये 2 पार्ट में डिवाइड करके बात करता हूँ। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में तुमको टाइम कितना देना है, तो मान के चलो तुमको रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करने में तुमको 2 दिन इस पर खर्च करने होंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो 2 दिन तुमको रे ऑप्टिक्स पर अच्छे से खर्च करने होंगे। टॉपिक्स इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो तुमको बताता हूँ मैं। टॉपिक्स जो हमको कवर करने चाहिए, जिससे क्वेश्चंस आने का बहुत चांस है। सबसे पहले तो मिरर इक्वेशन, बहुत चांस है मिरर इक्वेशन से क्वेश्चंस आने का। 1/f = 1/v + 1/u वाला, तो मिरर इक्वेशन को अच्छे से हमें कंप्लीट करना है। फिर आगे बढ़ते हम लोग तो लेंस फार्मूला,
लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूले से भी क्वेश्चन है का बहुत अच्छा खासा चांस है। लेंस फार्मूले के बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो तुमको जो टॉपिक कवर करना चाहिए जिससे क्वेश्चन आने का ऑलमोस्ट 100% चांस है, लेंस मेकर्स, इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ मैं। स्टार का मतलब उससे क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम कंफर्म। तो लेंस मेकर फॉर्मूला तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रे ऑप्टिक्स का। इन सारे टॉपिक्स पर हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नल के बराबर आएंगे, जो भी आएगा एक न्यूमेरिकल्स। तो इन टॉपिक्स पर अच्छे से एग्जाम्पल्स दे करके, बुक पे क्वेश्चंस दे करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्वेश्चन बहुत तुमको मिलेंगे। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो एक इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत तुमको मिलने का चांस होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। जनरली इसमें पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस के पावर से जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बाद पावर ऑफ लेंस को हमको भी अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर प्रिज्म में बहुत कुछ खास नहीं पढ़ना, बस प्रिज्म से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाला फॉर्मूला होता है प्रिज्म के मटेरियल का, वो फॉर्मूले पे थोड़ा क्वेश्चन वगैरह कर लेना, और कोई खास से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अगर वक्त मिलेगा तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी प्रिज्म से पढ़ लेना। कभी कभी से क्वेश्चन आए थे कि लाइट के डिस्पर्जन में वो जो कलर्स का ऑर्डर वगैरह है ना, विबग्यो जिसको तुम बोलते हो, उससे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन हैं प्रिज्म के, उनको अच्छे से करना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके आने का चांस है। देन फिर हम लोग जब बढ़ते हैं आगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से हमें क्या पढ़ना चाहिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखो, एक सिंपल चीज़ तुमको बता रहा हूँ, बस वही करके जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप लिखते रहो, सुन लो। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये तीन चीज़ें एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को पढ़नी है। इन तीनों के मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इनके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप, इनके एंगुलर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को अच्छे से देख कर जाना। वक्त मिलेगा तो एग्जाम्पल के 4-5 क्वेश्चंस देखना कि मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, क्या दिया होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत एग्जामिनेशन में, ठीक है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। इसके बाद एक चीज़ और जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अलग जो डिफेक्ट्स होते हैं उनकी रेमेडी, कि किस कंडीशन में कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए, है ना, नियर साइटेडनेस में कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए, फार साइटेडनेस कौन सा लेंस हमें यूज़ करना चाहिए, और छोटे छोटे फॉर्मूलेस के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उन डिफेक्ट्स का रिमूवल कैसे होता है, किस प्रकार के लेंस को हमको यूज़ करके कौन से डिफेक्ट को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, फिर ख़त्म कर सकते हैं। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ आई में तुमको ये चीज़ पढ़नी होगी। इसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक जैसे एक रेनबो हो गया। अब रेनबो के फॉर्मेशन में जो कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, वो कंडीशंस पढ़ लेना। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको देखने की कंडीशंस क्या होती है ना। तो ये सब स्कैटरिंग अगर वक्त मिले तो, है ना, इससे बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत वक्त इसमें खर्च नहीं होगा। रेनबो का फॉर्मेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, थियोरेटिकल चीज़ें एक बार अच्छे से किसी बुक से पढ़ लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में अगर हम लोग इतना कर लेते हैं, वो भी 2 दिन में, इसका 2 दिन में 2 दिन में कर लेते हैं तो फिर सफिशेंट है, आराम से क्वेश्चन इसके हम लोग कर लेंगे बस। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे रे ऑप्टिक्स में। तुम्हारे पार्ट 2 में
सबसे पहला चैप्टर। फिर इसके दूसरे पार्ट की अगर हम लोग बच्चों बात करें, जिसको बोलते हो वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में मैं तुमसे सिर्फ 3 चीज़ पढ़ने को देखो कहूँगा। उन्हीं 3 चीज़ों से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएंगे। कौन कौन सी चीज़ें होंगी? पहला, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये हमें अच्छे से कंप्लीट करना होगा। और इंटरफेरेंस में भी स्पेसिफिक मैं तुमको बताऊं तो बेटा YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एकदम कंफर्म मान के चलो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन अभी से छप चुका है, एकदम आना ही आना है। तो इंटरफेरेंस में स्पेसिफिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैं पढ़ाऊँगा भी इसको, मैं ऐसी बात तुमको पूरा छोड़ दूँगा, मैं खुद इसको कंप्लीट करूँगा अच्छे से। तो YDSE बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आने ही आने कंफर्म, ठीक है। तो इसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स जो भी आगे पीछे बातें इसमें हैं YDSE में, वो सब हमको अच्छे से पढ़ के आना। इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये सब चीज़ें तुमको इसमें देनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये मैं तुमको पूरा कंप्लीट 1 डे कहूँगा, पूरा एक दिन YDSE पर खर्च कर दो, पूरा एकदम सुबह से लेकर शाम तक 3-4-5 घंटे जो तुमको फिजिक्स पढ़नी है, एक दिन कंप्लीट इस पे दो। एकदम स्टार्टिंग करो बेसिक से, ताकि रात तक आते आते YDSE पूरा फिनिश। जो भी इसमें टॉपिक्स हैं मैं बताऊंगा, खुद तुमको इसमें कैसे करना है, मैं खुद इसको कंप्लीट कराऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए तुम्हारे YDSE। एक दिन तुम्हें कंप्लीट इसके लिए खर्च करने होंगे। दूसरा चीज़, अगर तुम वे ऑप्टिक्स में कहोगे तो वो होता है डिफ्रैक्शन। हालांकि डिफ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें भी तुम अगर तुम डिफ्रैक्शन और तीसरा जो एक और है दैट इज़ पोलराइजेशन, अगर हो सके तो इन दोनों को एक दिन में कंप्लीट कर लो। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े, डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ लेना, उसकी थ्योरी अच्छे से, डिफ्रैक्शन क्या होता है और डिफ्रैक्शन में क्या क्या कंडीशंस होते हैं, और साउंड के डिफ्रैक्शन के लिए लाइट के डिफ्रैक्शन में क्या दोनों में बेसिक फ़र्क है, वो सब अच्छे से बुक से पढ़ लेना। पोलराइजेशन में 2 चीज़ तुमको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, दैट इज़ ब्रूस्टर लॉ। और दूसरी चीज़ लॉ ऑफ मेलस और ब्रूस्टर लॉ, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। लॉ ऑफ मेलस बेसिकली तुमको इसमें जो पोलराइड्स के क्वेश्चंस होते हैं वो इस पर तुम्हें करने हैं, ठीक है। मैं इसको वक्त मिलेगा तो मैं खुद से कंप्लीट कराऊंगा लॉ ऑफ मेलस। अब ये दोनों चीज़ें तुमको कोशिश करके एक दिन में कंप्लीट करनी है, हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर तुम सुबह से शाम तक दोगे तो डिफ्रैक्शन इंक्लूडिंग पोलराइजेशन, जिसमें तुमको बेसिकली 2 चीज़ कंप्लीट करनी है, एक ब्रूस्टर लॉ, इसके फॉर्मूले, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स, और फिर लॉ ऑफ मेलस, जिसमें हमको बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, पोलराइड्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें एक दिन में हम कोशिश करके कवर कर सकते हैं। तो 2 दिन तुमको वे ऑप्टिक्स में खर्च करने होंगे और 2 दिन तुम्हें खर्च करने होंगे रे ऑप्टिक्स से। पहले मैं इसमें 3 दिन दे रहा था, मगर मुझको लगा कि नहीं 2 दिन में हो सकता है ये। तो अगर टोटल 4 दिन हम लोग ऑप्टिक्स को देते हैं तो बिलीव करो तुमको 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे तुम्हारे एग्ज़ाम में ऑप्टिक्स के, अच्छे से एकदम कंफर्म। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एकदम हाई टाइम है, तुमको इस वक्त 1-1 घंटे अपने मैनेज करने होंगे। तो अच्छे से अगर इन टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं इन गिवन टाइम में, तो बिलीव करो तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा ऑप्टिक्स तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। एक टेंशन तुम्हारा ऑप्टिक्स का कि चलो ऑप्टिक्स मेरा फिनिश हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। तो जिसको अगर नोट करना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फिर मैं आगे के चैप्टर्स पे चलूँ कि मॉडर्न फिजिक्स में कैसे कंप्लीट करना होगा, सेमीकंडक्टर्स में क्या करने होंगे, और आगे कैसे इसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर बुक 1 की बात भी करेंगे, पार्ट 1 में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो जो बचा है उसकी हम लोग कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी को फिर आगे चलते हैं।
तो अब चलते देखते हैं कि सेकंड बुक में और कौन कौन टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है जो हमको अच्छे से कवर करने हैं। तो आगे हम लोग जब चलते हैं तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमको मिलता है वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर और मुझको लगता है इससे कम से कम एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो कन्फर्म, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, और तुमको इसमें पूरा एक दिन सुबह से शाम तक तुमको इसमें खर्च करना है। ठीक है, और शादी के दिन में शायद अगर ना हो पाए तो इसमें एक दिन और दे देना, मगर इसको छोड़ना नहीं क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसमें हमको पढ़ना क्या होगा, तो इसमें तुमको सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसके कंडीशंस है, वो अच्छे से पढ़ने। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पूरा चैप्टर इसी पर है। इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जो 3 ग्राफ होते हैं, ठीक है, देयर आर 3 ग्राफ्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंटेंसिटी के लिए इंटेंसिटी और फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, इन सब की टोटल 3 ग्राफ है। चेक करोगे बुक में तुमको मिल जाएगा। ये 3 ग्राफ को हमको अच्छे से कंप्लीट करना है। पूरा समझ लो कि पूरा चैप्टर ही ये 3 ग्राफ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, इंटेंसिटी, फोटो करंट, प्लेट पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, ये 3-4 चीज़ों के बीच में टोटल 3 ग्राफ हमको पढ़ने हैं। तो ये 3 ग्राफ हमको अच्छे से कंप्लीट करना है। और बिलीव करो कि इन 3 ग्राफ्स में भी कुछ, इसी ग्राफ में कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स भी हैं, 1-2 फॉर्मूले भी हैं। उन फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ करके उस पर न्यूमेरिकल्स तुमको करने हैं। इसमें हमको आइंस्टीन्स इक्वेशन पढ़ लेना है ना, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक से ज़्यादातर आते हैं जो आइंस्टीन्स के इक्वेशन था। ठीक है, देयर आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में जिसको तुम कहते हो डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली, वॉटेवर जो तुम कहते हो, डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय वेवलेंथ, मैटर वेव जिसको कहते हैं हम लोग। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये जो फॉर्मूला होता है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p वाला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये फॉर्मूले पर क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक ये हो गया, और स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इसी में एक डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, तो अगर टाइम मिले तो उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से एक बार देख लेना। उसमें क्या बातें कही गई है इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के लिए। ठीक है, और फोटॉन्स के बारे में, फोटॉन्स और इनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनकी एनर्जी, इनका मोमेंटम, इनका मास, इसके जो भी फॉर्मूले हैं फोटॉन्स के बारे में, जो भी चीज़ें हैं अच्छे से पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चंस तुम्हारे बनेंगे। ठीक है, तो इतना करने में हमें लगता है कि एक दिन में हो जाना चाहिए। इन केस अगर ना हो तो इसमें +1 और दे देना, छोड़ना नहीं, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एक दिन में हो गया तो ठीक है, वरना एक दिन और। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक चैप्टर हमारा है ये। अब इसमें क्या करना है, इसमें बहुत कुछ तुमको नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ तुमको बता रहा हूँ, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एकमात्र ऐसी चीज़ है इस चैप्टर में जिससे क्वेश्चन आने का ऑलमोस्ट कंफर्म चांस है। लाइमन सीरीज़, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, जो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूरी सीरीज़ होती है, लाइमन, बामर, कुछ याद आ रहा होगा, बोल रहा हूँ तुम्हें, वो अच्छे से स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आने का वहीं से चांस है। अगर वक्त मिला तो इसमें नील बोर्स हाइपोथेसिस भी एक चीज़ है। नील्स बोर हाइपोथेसिस है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन के रेडियस, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी, इन सब की बात की जाती है, वो एक बार पढ़ लेना। और मुश्किल होता है अगर तुम ये 2 चीज़ कर लोगे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इन्हीं से क्वेश्चन, बाकी जो दिए उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन काफ़ी होगा मेरे लिए, है ना।
मतलब मेरे हिसाब से, मेरे नहीं, मेरे हिसाब से एक दिन काफ़ी होगा इसको कंप्लीट करने के लिए। बस 2 टॉपिक अच्छे से सुबह से शाम तक बैठो, काम पूरा। स्पेक्ट्रम और बोस हाइपोथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो न्यूक्लियस है, इसमें भी ज़्यादा कुछ तुमको पढ़ना नहीं है, कुछ टू द पॉइंट अगर बात को तो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आना ही आना तुम्हें एग्जामिनेशन में, और वो टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स, जो भी इसके हाफ लाइफ वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, हाफ लाइफ, डीके कांस्टेंट, एवरेज लाइफ, जो भी रेडियो एक्टिविटी है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, एकदम करना ही करना है। अल्फ़ा बीटा एंड गामा डीके, ये भी अल्फ़ा बीटा गामा डीके, ये और रेडियो एक्टिविटी पूरा। इसके साथ 2 चीज़ और, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, प्लस अगर वक्त मिला तो रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अगर ये भी हम लोग, और मुश्किल होता है ये कंप्लीट करने में, एक दिन सफिशेंट होगा। इजी टॉपिक्स हैं। जैसे रिएक्टर का पूरा फंक्शन पढ़ लिया कि रिएक्टर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन हर एक पार्ट्स का क्या रोल है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है रिएक्टर में। इससे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कौन करता है रिएक्टर में, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कौन करता है, कूलेंट का काम कौन करता है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। तो इस रिएक्टर के डिफरेंट पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इंक्लूडिंग फिजन फ्यूज़न का बेसिक्स अच्छे से देख लेना, और ये तो अच्छे से कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हमारे हो गए, इसे कॉपी करो। तो फिर चलते हम लोग सेमीकंडक्टर्स पे, कि वो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है पार्ट 2 का, वो कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जल्दी। ओके फाइन। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस जो एक चैप्टर है एकदम आखिरी में, उनमें हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि उनसे भी 2-3 क्वेश्चन मान के चलो तुम्हें एग्जामिनेशन में रहेंगे, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तुमको इसमें वक्त देना पड़ेगा। कुछ कभी कभी छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी इसमें आते हैं, तो वो भी बताऊंगा। वो न्यूमेरिकल्स तुमको कहाँ से आएंगे, तुमको वो कहाँ से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो जब हम लोग सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस की बात करते हैं, तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ने लायक हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर में तुमको पढ़नी होगी वो होगी एनर्जी बैंड्स। अच्छे से एनर्जी बैंड्स अच्छे से पढ़ लेना कि किसी सॉलिड में एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। उसी से बात आगे बढ़ती है। बैंड गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सब तुमको सारा बात यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का तुम्हारा एक बेस बन जाता है। तो एनर्जी बैंड्स पे तुमको एक बार अच्छे से पढ़ना होगा। एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर बिना पढ़े आगे हम लोग बढ़ ही नहीं सकते। तो इसमें हमको पढ़ना ये है कि एन टाइप, पी टाइप जो हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, वो उसमें क्या कंडीशंस होती है, एन टाइप कैसे बनते हैं, इसमें डोपेंट क्या होता है, किस रेशियो में डोप किया जाता है ना, इम्प्योरिटी क्या होती है, पी टाइप में इम्प्योरिटी क्या होती है, कैसे कौन से डोपेंट यूज़ करते हैं, क्या उसका कंडीशन, उसका रेशियो क्या होना चाहिए। ये सारी बातें तुमको एन टाइप, पी टाइप में एग्जामिनेशन में आते हैं। ये चीज़ तुमको अच्छे से करना होगा। उसके बाद फिर पी एन जंक्शन, अच्छे से इसको एक बार देख लेना। फिर फॉरवर्ड एंड ऑफ कोर्स रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग अच्छे से जानते हो, उसको पढ़ना कि फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन होता है, रिवर्स बायसिंग में नहीं होता है, उससे वो चीज़ें कैसे होती हैं, है ना, करंट किस बायसिंग में फ्लो होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये सब अच्छे से पढ़ लोगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देन आफ्टर
एक बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन जो होते हैं। अब स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन क्या होते हैं? तो इसमें 2-3 टाइप के पीएन जंक्शन हमको मिलते हैं। जैसे एक हो गया तुम्हारा फोटो डायोड। अब फोटो डायोड क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें बाइसिंग किस टाइप से होती है, इसका क्या काम होता है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद ज़ीनर डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस पर। एवलांच क्या हो, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। देन लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, इस कंडीशन में बाइसिंग कैसे होती है, क्या इसका यूज़ है ना। और जो भी चीज़ें इसके अंदर आती हैं वो अच्छे से तुमको पढ़ना होगा। कुछ बीच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, है ना, न्यूमेरिकल्स नहीं है, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट है वो तुमको पढ़ के समझना होगा। तो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन तुम्हारे ये हो गए। इसके बाद बाइसिंग वगैरह हो गई है और एलईडी हमारा स्पेशल पर्पस जंक्शन भी हो गया। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं इसमें तो हमारी मुलाकात किससे होती? ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर में एनपीएन एंड पीएनपी, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या इसमें रूल्स होते हैं। 3 करंट आईबी, आईसी, आईई, बेस करंट, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट, इनको अच्छे से पढ़ना। और इसमें करंट गेन, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, बात समझो, एकदम कंफर्म बता रहा हूँ कि इनसे न्यूमेरिकल्स आने का पूरा चांस होता है ना। तो कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ोगे तो वहाँ पर करंट गेन के फॉर्मूले होते हैं जिनको अल्फ़ा बीटा से एक्सप्रेस करते हैं। इन अल्फ़ा बीटा में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन से क्वेश्चंस कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो उस रिलेशन को पढ़ के बस 2-3 एग्जाम्पल देखना, वहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर में अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो सफिशिएंट है हमारे लिए। अगर वक्त मिला तो ट्रांजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं, ट्रांजिस्टर में जो अलग अलग कर्व बनते हैं, उन कर्व को भी बस देख सकते हो। फिर इसमें आगे हम लोग जब बढ़ते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, एंड गेट, तमाम टाइप के गेट्स हैं, इनका जो ट्रुथ टेबल है, इनका जो इनपुट दे करके आउटपुट फाइंड करना होता है, उससे क्वेश्चन तुमको देखने होंगे। और हो सकता है कि लॉजिक गेट मैं तुमको एक दिन लेकर के पूरा पढ़ाऊँगा भी, कंप्लीट कराऊँगा भी। तो लॉजिक गेट शायद तुमको करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, अगर मैं इसको करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक दिन इसमें देना होगा, पूरा हो जाएगा। तो लॉजिक गेट से क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि हमारे सिलेबस का एकदम लास्ट चैप्टर है, कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें क्या पढ़े सर? इसमें तुमको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है बैंडविड्थ। अब किस चीज़ की बैंडविड्थ? तो बैंडविड्थ सिग्नल की और बैंडविड्थ मीडियम की। एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं कि किस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है, इस मीडियम की बैंडविड्थ कितनी होती है। ये अच्छे से तुमको एक बार चार्ट बना होगा बुक में, उसको अच्छे से पढ़ लेना कि बैंडविड्थ अलग अलग सिग्नल की क्या होगी, अलग अलग मीडियम की क्या होगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और, अगर वक्त मिला तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर देख लोगे एक बार कि क्या होता है, तो फिर तुमको एक कैसे तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ मेरा चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर हो चुका है। अब नंबर ऑफ डेज इसमें कितना देना चाहिए सर? तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तुमसे कहूँगा कि सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में तुम 3 दिन दे सकते हो। ये इस किस्म का चैप्टर है और इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि तुम ऐसे 3 दिन अच्छे से खर्च कर सकते हो। 3 दिन में तुम्हारे एग्जामिनेशन में तुमको 2-3 क्वेश्चन तो इससे तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3 डेज़ या नहीं मिलता 2 दिन तो तुमको देना, इसमें देना है।
एक मैं अपना अनुमान बताया, संगी ऐसा है कि सर ने 3 दिन कहा तो बस 3 दिन एकदम पत्थर की लकीर हो गई। अपने हिसाब से मैनेज करें, अगर बहुत एकदम टाइट शेड्यूल है तो 2 दिन भी अगर इस पर दे दोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम बैंडविड्थ जो मैं लिखा हूँ इसके लिए मुश्किल से शायद 2 घंटे, अगर 3 घंटे भी दे दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसमें दिन मैंने लिखूँगा 2 आवर्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 2 आवर्स। अगर तुम 2-3 घंटे भी इसको दे दोगे तो एक क्वेश्चन तुम्हारा इससे फंस जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बुक 2 का एक पूरा एनालिसिस कि हमको ऐसे मैनेज करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं बुक 1 पर, पार्ट 1 पर, उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बुक 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बुक 1 या पार्ट 1 में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पर तुमको मैं चैप्टर वाइज नहीं बताऊँगा कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत वास्ट है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। बुक 2 के कंपेरिजन में बहुत टाइम टेकिंग, इससे मैंने कहा कि पहले बुक 2 कंप्लीट करो, टाइम बहुत कम लेता है वो। तो इसमें मैं तुमको टॉपिक्स बताऊंगा, कोई चैप्टर वगैरह डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपल बताऊंगा भाई ये टॉपिक्स हैं, ये तुमको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन हम लोग जहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तक ये मानूंगा कि जो भी बच्चे हैं वो सबका करंट तक अच्छे से प्रिपेयर है। नहीं है तो कर सकते हो, लेक्चर्स पढ़े हुए अभी और भी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा तक हम लोग मतलब फिनिश ऑफ कर चुके हैं। अब उसके बाद हमें कैसे करना होगा बुक 1 को कंप्लीट, वो मैं तुमको बताता हूँ। कौन कौन से टॉपिक्स तुमको पढ़ने हैं, चैप्टर्स नहीं, चैप्टर्स बहुत वक्त लग जाएगा। टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं और उनको पढ़ने में तुमको कितने वक्त तुमको देने चाहिए उसकी बात भी करते हैं। चलो तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद की बात करें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है। एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमको अच्छे से करना है। और इसमें मैं तुमको कहूँगा कि पूरा एक दिन खर्च कर दो। एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके सेंटर पर, उसके एक्सिस पर, ये सारे हमको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने होंगे, ठीक है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड, ये एक टॉपिक जो तुमको पढ़ना है। दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर तुम्हारे पास है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड्स क्या क्या होंगे, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, कैसे कैसे उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे करके प्रैक्टिस। तो इस पर भी तुमको आई थिंक एक दिन तो खर्च करने ही पड़ेंगे, है ना। एकदम कंफर्म मान के चलो कि इनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एकदम आने वाले हैं। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो कैसा पाथ बनाते हुए चलते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और कंफर्म इससे मान के चलो कुछ न कुछ तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो एक दिन ये भी चाहिए होगा कब पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, कब सर्कुलर होगा, कब वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा, तो उसका जो भी लोकस होगा, ट्राइजेक्टरी होगा, उस पे क्वेश्चंस जो होते हैं फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तुम्हारी ये हो गया ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। देन आफ्टर कपल एक्टिंग ऑन करेंट कैरिंग लूप, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें तुमको 1 डे खर्च करने होंगे पूरा। एक करेंट कैरिंग लूप
को पर मैग्नेटिक फील्ड में जो कपल लगता है और वो एक जो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेवियर उसका होता है, इसके बारे में तुमको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। एक दिन इस पर खर्च करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, कौन कौन टॉपिक्स तुमको पढ़ने हैं। इसके बाद एक चीज़ और तुमको पढ़ने होंगे आगे, वो होगा तुम्हारा बच्चा मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा एक बात, तो उसमें से बहुत टॉपिक्स मैं खुद भी तुमको बताऊंगा, मैं खुद भी इसमें बहुत टॉपिक्स तुमको कंप्लीट कराऊंगा, तो तुम्हारा काम बहुत आसान होगा उससे। फिर चलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल पे। मैग्नेटिक डाइपोल पे दो चीज़ें तुमको पढ़नी होंगी, एक डाइपोल का कपल और डाइपोल की एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल पर कितना कपल लगता है और उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये दो चीज़ें भी हमको करनी होंगी और वन डे इसमें तुमको खर्च करना होगा अच्छे से। देन आफ्टर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अर्थ की मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे तो उसमें एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से मेंशन है। छोटे छोटे उस पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, एग्जाम्पल से वो कंप्लीट कर लेना। तो ये एक टॉपिक होगा जो हमको अच्छे से कंप्लीट करना होगा और आई थिंक अगर तुम इसमें एक दिन दोगे तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर सकते हो। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट करने के बाद हमें आगे जो चलना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। EMI वैसे तो बहुत हाईली न्यूमेरिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादातर आते हैं और एक दिन अगर इसमें तुम दोगे तो इसमें फैराडेज लॉ प्लस लेंज लॉ एंड सेल्फ इंडक्शन, मोशनल EMF है ना। ये अगर हम 4-5 टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लेते हैं और इस पे कुछ एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये बहुत न्यूमेरिकल टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल्स ही एग्ज़ाम में तुमको ज़्यादा मिलेंगे, जिनकी प्रैक्टिस के थोड़ा वक्त चाहिए होता है। एक दिन में जितना हो सके इस पे कर लेना। देन आफ्टर वी मूव टू AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब AC में क्या करना है, ये दोनों चैप्टर EMI और AC पूरा न्यूमेरिकल्स है, इससे न्यूमेरिकल्स ही आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। तो AC में हमको क्या करना होगा, AC में तुमको LCR सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर, ये दो चीज़ें। LCR सर्किट अच्छे से अगर पढ़ ले तो सीरीज LCR सर्किट और प्लस ट्रांसफॉर्मर, तो बहुत चांस है कि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे और इनसे क्वेश्चंस ही आएंगे। इसमें भी तुम एक दिन खर्च कर सकते हो, ठीक है। LCR सर्किट प्लस ट्रांसफॉर्मर ये, और ऐसा बहुत चांस है कि ट्रांसफॉर्मर मैं खुद तुमको बताऊंगा, पूरा एक दिन इस पर मैं तुमको दूंगा, तो शायद तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। देन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो फर्स्ट बुक का एकदम लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक क्वेश्चन इससे कंफर्म मान के चलो, और वो क्वेश्चन क्या होगा मैं तुमको बताता हूँ, वही तुम करना। इसमें तुमको बस एक चीज़ पढ़ के जानी है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, सुनो। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इन सब रेस का एक पहचान होता है, किसका वेवलेंथ कितना है, किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिन कैसे होता है, नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो, या हम कैसे उनको प्रोडक्शन कर सकते हैं उनका, और उनका हम पर इफ़ेक्ट क्या होता है, अच्छा बुरा जो भी है, या उनका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं।
जैसे एक्सरे का हम यूज़ करते हैं मेडिकल में, बहुत मेडिकल साइंस में बहुत का यूज़ हम लोग करते हैं। अल्ट्रावायलेट का बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ है, उसका इफ़ेक्ट हम पर क्या पड़ता है। तो ओरिजिन और इफ़ेक्ट और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, रेडियो, माइक्रोवेव, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक टेबल बनाना। एक तरफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ओरिजिन, कॉज और उसका यूज़, हर वेव का तुमको इसको अच्छे से याद करके जाना है। इसी को बोलते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से अगर तुम याद कर लिए तो मान के चलो तुम्हारा एक क्वेश्चन कंफर्म तुम्हारे बुक में एग्जामिनेशन में फंस जाएगा। ठीक, तो ये एक फर्स्ट बुक का अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर मैं एक एक दिन भी काउंट करूँ सब में, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये 9 डेज़ तुम्हारा ये खर्च होगा। और सीरियसली तुमको एक दिन में खर्च ख़त्म करना ही है। तो 9 डेज़ में से तुम कंप्लीट कर सकते हो एक दिन में। अगर हम इसे कंप्लीट करते हो तो इसमें से मैं भी तुमको बहुत कुछ इसमें तुमको हेल्प करूँगा, बहुत कुछ तुमको सब पढ़ाऊँगा भी मैं। ठीक है, और प्लस करेंट तक तुम लोग पढ़ ही चुके हैं, और बुक 2 में जैसे मैंने कहा है उसको तुमको फॉलो करना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बुक 1 और बुक 2 को फॉलो करें एक टाइम बाउंड होकर के, क्या 2 दिन तो मतलब 2 दिन, एक दिन मतलब एक दिन, तो टाइम बाउंड होकर के थोड़ा सा मेहनत करके कोशिश करें तो ये दोनों बुक को हम लोग 15-20 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी जो पीछे पढ़े हैं वो तो हमारा एक प्लस पॉइंट है ये। तो अब कल से तुमको क्या, कल से मतलब आज ही तुमको शुरू कर देना है। और अब लेक्चर्स भी तुमको डिफरेंट टॉपिक्स पर मिलते रहेंगे, और इसी तरीके से तुम्हारा प्रिपरेशन अब आगे होगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट है मन में तो उसको क्वेश्चन में पूछ सकते हो, और उसके बारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और अब देखो, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। जो भी अब टाइम बचे हैं वो सबके लिए सेम है। अब उस टाइम में ही हमको मैनेज करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वही बताऊंगा कि इस टाइम को कैसे हमको मैनेज करना है, उन थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ करके बाहर कैसे आना है। ठीक है, उसकी बात भी करेंगे। बट आज के सिर्फ इतना ही, और होपफुली मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।